हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट आईपीसी इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता। दोस्तों 1860 जिसे जाना जाता है 1860 क्रमांक 41, जिसका 41 नंबर क्रमांक है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो सिविल जज की एग्जाम हो, चाहे एडीपीओ की एग्जाम हो, चाहे अन्य हम एलएलबी की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए सभी जगह ये एक्ट हमको देखने को मिलता है। तो आइए इस एक्ट को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों बहुत सरल भाषा में। और मैं बात करूं मध्य प्रदेश सिविल जज की एग्जाम हाल में चल रही है, तो 20 मार्च को इसके एग्जाम है। और दोस्तों इस एक्ट से 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20-15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा हम एडीपीओ की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है सभी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं इस आईपीसी को। दोस्तों इसका क्रमांक 41 है और इसे 1860 में लाया गया। इसकी 1934 में पहली भारतीय विधि आयोग का गठन किया गया था, लॉर्ड मेकाले द्वारा इसका गठन किया गया था। लॉर्ड मेकाले द्वारा इस एक्ट को बनाया गया दोस्तों। ठीक है, और इसे गठन किया गया था और 26 अप्रैल 1934 में गठन किया गया था और 26 अप्रैल 1845 को दूसरी विधि आयोग ने दंड संहिता का प्रारूप तैयार किया। दूसरी विधि आयोग ने भारतीय दंड संहिता का प्रारूप तैयार किया और इसे 6 अक्टूबर 1860 को विधानमंडल ने पारित कर दिया। कौन सा विधानमंडल ने? उस समय हमारे पास 1860 में क्या था दोस्तों? ब्रिटिश साम्राज्य था। ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हमारा भारत जो था उनके अधीन चल रहा था। ठीक है, तो उसके विधानमंडल के द्वारा, अंग्रेज विधानमंडल के द्वारा इसे पारित कर दिया गया 1860 में और ये 1 जनवरी 1862 से लागू कर दिया गया इसे संपूर्ण भारत पर, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर। ठीक है, वर्तमान में बात करें संपूर्ण भारत पर हमारा एक्ट लागू है 1860 का हमारा आईपीसी। ठीक है दोस्तों, 1862 से 1 जनवरी 1862 से लागू कर दिया गया और इसे विधानमंडल द्वारा पारित किया गया तो 6 अक्टूबर 1860 को इसे पारित किया गया। ठीक है, आगे ये हमारी बात हो गई इसको लागू करने की, इसे कब लागू किया गया। अब दोस्तों इसमें मैं बात करूं तो टोटल इसमें 23 अध्याय हैं और 511 इसमें धाराएं हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है और बहुत ही अच्छा है पढ़ने में और समझने में अच्छा लगता है पढ़ते हैं जब अपन। ठीक है, जैसे कहानी के साथ पढ़े और अपनी व्यवहारिक जिंदगी से जोड़कर पढ़े तो बेहतर होगा, आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, इसका अध्याय 1 बताता है प्रस्तावना के बारे में कि इस एक्ट को क्यों लाया गया, क्या इसकी प्रस्तावना है, क्या इसके बारे में बताया गया। धारा 1 से लेकर 5 तक इसे बताया जाएगा। ठीक है, इसी धारा 1 समुचित नाम विस्तार के बारे में बताता है। धारा 2 भारत के भीतर भारत के बाहर किए गए अपराधों की संबंधित। धारा 5 टोटल इसमें प्रस्तावना बताया गया है। ठीक है, कैसे अपराध किए हैं। उसके बाद अध्याय 2 बताता है साधारण स्पष्टीकरण। धारा 6 से लेकर धारा 52 का तक है दोस्तों, जिसमें बताया जाएगा सामान्य परिभाषा दी जाएगी आपको कि भाई लिंग क्या है, पुरुष क्या है, जज क्या है, सिविल है ना, न्यायालय क्या है, और उसके बाद सदोष लाभ क्या है, सदोष हानि क्या है, कूटकरण क्या है, और उसके बाद हम बात करें सामान्य सारी परिभाषाएं इसके अंदर स्पष्टीकरण में दी गई है। ठीक है, उनके बारे में बताया गया है। आगे अध्याय की बात करें हम अगले तो वो है दंडों के विषय में। ठीक है, दंडों के विषय में धारा 53 से लेकर 75 के बारे में बताया गया है। दंडों के विषय में धारा 53 से लेकर 75 में बताया गया है कि दंड कितने प्रकार के हैं, किसे दंड दिया जाएगा, एकांत परिरोध क्या होता है, कितनी अवधि की होगी। ठीक है, और इसमें कुल 5 प्रकार की दंडों की व्यवस्था है। एक दंड हटा दिया गया है जो कि काला पानी का दंड था, उसे हटा दिया गया है, उसकी जगह आप जुर्माने को शामिल करा गया है। ठीक है, तो ये 53 हम दंड के बारे में देखेंगे समझेंगे। ठीक है, तो दंडों के विषय में बताया गया है। हम बात करें कुल तो दंडों के विषय में 53 से 75 में बताया गया है कि दंड किस प्रकार का दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें साधारण अपवाद। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण साधारण अपवाद, जिसमें धारा 76 से लेकर 106 तक है, जिसे बताया गया है कि भाई कोई न्यायिक कार्य करते समय किसी की न्यायिक कार्य कर रहा है। ठीक है, या कोई व्यक्ति के हाथ कोई दुर्घटना के कारण किसी हत्या हो जाती है, या कोई व्यक्ति पागल है। ठीक है, या कोई व्यक्ति 7 वर्ष से कम उम्र का है या 7 वर्ष से अधिक उम्र का लेकिन समझ कम है, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा अपराध किया जाता है उसको साधारण अपवाद के अंतर्गत रखा जाएगा, उसको सजा नहीं दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्वेश्चन बनते हैं कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 176 से लेकर 106 तक की धाराओं को आप बहुत अच्छे से समझे। ठीक है, अपवादों को आप बहुत अच्छे से समझे। ठीक है, इस अपवाद के अंतर्गत कौन व्यक्ति आता है, इस हम सारे दंड का प्रावधान किया गया है। दंड का नाम ही इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता है, भारत में दंड का प्रावधान करता है। ठीक है, 1860 में लाया गया इस कानून को, जो क्या करता है, दंड का प्रावधान करता है भारतीयों के लिए। जो कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको दंड का प्रावधान किया जाएगा। लेकिन कुछ अपवाद है जो बहुत ही महत्वपूर्ण अपवादों को आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये कौन कौन अपवाद के अंतर्गत, मतलब कौन व्यक्ति को दंड नहीं दिया जाएगा, जो कार्य करते हैं धारा 76 से 106 के अंतर्गत, तो उस व्यक्ति को अपवाद में रखा गया है। अध्याय 5 दोस्तों बताता है हमारे दुष्कर्म के विषय में। कोई व्यक्ति किसी के दुष्कर्म करता मतलब उसी को उकसाता है किसी को अपराध करने के लिए, तो वो व्यक्ति को भी दंड का भागी माना जाएगा, वो भी उतना ही भागीदार होगा जितना करने वाला है। ठीक है, तो धारा 107 से 120 में प्रावधान किए गए हैं दुष्कर्म के विषय में। उसके बाद अध्याय 5 का अपराधी षड्यंत्र के बारे में, ये भी महत्वपूर्ण धारा है, धारा 20 है और 20B, 2 धारा है, इसे भी देख लीजिएगा। ठीक है, षड्यंत्र के बारे में, कोई व्यक्ति षड्यंत्र करता है
इसके बाद हम बात करें अध्याय 6 राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में। राज्य से आशय है देश के विषय, हमारे भारत के विषय, भारत के संबंधित कोई व्यक्ति अपराध मतलब ऐसा कुछ तैयारी करता है, युद्ध की तैयारी करना, ठीक है। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कभी कभी इसमें धाराएं पूछ ली जाती है, ठीक है। तो आपको 21 से 130 धारा 130 तक धारा है इसमें, एक बार देख लीजिएगा हल्का फुल्का। नौसेना, वायुसेना, सेना सब मतलब हमारी सेना है, नौसेना वायुसेना संबंधित अपराधों के विषय में प्रावधान किया गया धारा 31 से 40, ठीक है। इनके लिए अलग स्पेशल मतलब यहाँ पर प्रावधान किया गया है सेना, नौसेना, वायुसेना के लिए, ठीक है। तो इसे भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा एक नजर। उसके बाद हम बात करें लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में, ठीक है। लोक व्यवस्था बनाने के लिए, लोक प्रशांति बनाने के लिए इस अध्याय 8 में व्यवस्था की गई धारा 141 से लेकर 160 तक। दंगा वंगा, ठीक है, विधि विरुद्ध कार्य करना, ऐसे परिभाषाएं हमको 141 से 160 में दी गई है। इसे आप देख लें, एक नजर देख लें, इससे भी मतलब क्वेश्चन 1-2 देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद लोक सेवकों द्वारा उनसे संबंधित अपराधों के विषय में, ठीक है, इसे भी एक नजर देख लीजिएगा। 160 से 71 है, इसकी धारा 161 से लेकर 165 तक की धारा को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में दिखाया गया है गंभीर रूप में, ठीक है। इसको यहाँ से हटा दिया गया, निश्चित कर दिया गया। बाकी धाराएं इसमें है, बाकी धारा उसमें भ्रष्टाचार निवारण में शामिल कर दी गई है। उसके बाद हम बात करते हैं नौका निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में। निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में धारा 171 ऐसे 171 आई तक है, इसे भी आप देख लीजिएगा एक नजर, ठीक है। उसके बाद हम बात करें लोक सेवकों के विधि पूर्ण प्राधिकार के अवमान्य के विषय में, ठीक है। यदि जो हमारे विधिपूर्ण जो अधिकारी होते हैं वो जारी करते हैं समन का जारी करना, समन की तामील करना, ठीक है, उससे संबंधित जो प्रावधान किए गए 172 से लेकर 190 तक, इसे भी आप देख लीजिए। इसके बाद हम बात करें अध्याय 11 मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में, ठीक है। ऐसा मतलब लोग साक्ष्य देना, किसी को झूठा गवाही देना, किसी को झूठे केस फंसा देना, ठीक है, या कोई जाली दस्तावेज को पेश करना, ठीक है। मिथ्या मिथ्या होता है मतलब गलत चीजों को साबित करना या सही के रूप में, ठीक है। तो अध्याय 11 भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसे भी आप 191 से लेकर 229 तक धाराओं में इसे बांटा गया है। अध्याय 12 की बात करें तो सिक्कों, सहकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराध के विषय में, जो कोई जाली सिक्के का प्रबंध करेगा, जाली सिक्के बनाएगा, ठीक है, जाली स्टाम्प बनाएगा, ठीक है, ऐसे कोई कार्य करेगा तो धारा 230 से लेकर 263 तक बताया गया है, ठीक है। जब नकली मतलब ऐसे स्टाम्पों का उपयोग करना जो जाली है, ऐसे सिक्कों का प्रयोग करना जैसे सिक्के बनाना, ठीक है, ऐसे सिक्कों का विक्रय करना, तो ये प्रतिबंध किया गया है धारा अध्याय 12 में धारा 230 से लेकर 263 में, ठीक है। तो इसे भी आप देख लीजिएगा एक नजर। बाटों और मापों से संबंधित अपराधों के विषय में, जो कोई बाटो जो कोई कार्य करता है तोलने का, जो उसका बिजनेस है, वो आदमी यदि बाटों और मापों का तोल का इस्तेमाल ऐसे करता है, मतलब कोई आदमी बाटों का गलत खोटे बाट है, ठीक है, जब बाटों को कम में कम तोलता है, ऐसा कोई अपराध करता है, ऐसा पाया जाता है, हम देखते हैं, ठीक है। हम एग्जाम की दृष्टि से बात करें तो ये बाटों मापों से संबंधित अपराध है, मात्र 264 से लेकर 267 तक में बताया गया है, ठीक है। जो कोई खोटे बाटों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है, गलत अपराध है यदि ऐसा कार्य कोई करता है तो। उसके बाद अध्याय 4 लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य, क्षेम सुविधा, शिष्टता, सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में धारा 268 से 294 तक इसमें बताया गया है, ठीक है। कोई ऐसा कार्य करता है लोक स्वास्थ्य पर प्रभाव, मतलब गंदी चीजें बेचना, गंदी चीजों को विक्रय करना, कैसे कोई कार्य नहीं करना जो लोक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़े, या क्षेम या उसकी सुविधा, या उसकी हम बात करें उसकी शिष्टता पर, ठीक है, ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते आप, ठीक है, ऐसा कार्य नहीं करना, ऐसा कार्य अपराध है, धारा 268 से 294 में देखा जाएगा। अध्याय 15 धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में, धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में धारा 95 से लेकर 295 से लेकर 295 तक प्रावधान किया गया है। धर्म से संबंधित कुछ अपराध कुछ धाराएं देख लीजिएगा एक मरतबा। आइए अब अध्याय 16 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है इस एक्ट का, अध्याय 16 जो बताता है मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में एक तो हमारा चैप्टर नंबर 16 खुद आईएमपी है, एक हमारा अध्याय 4 आईएमपी है, ठीक है। इसके अलावा अध्याय 3 अभी आप देख लें, परिभाषा में देख लें, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, आप इस पर थोड़ा सा अच्छे से देखें। अध्याय 17 भी हमारा बहुत आईएमपी है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो विवाह संबंधी एक अध्याय, ये भी कभी से धाराएं पूछी जाती है, ये भी महत्वपूर्ण है। मानहानि, इतनानी, आपराधिक अभिद्रास देखना है, ठीक है। तो आइए 16 देखते हैं। अध्याय 16 मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में धारा 299 से लेकर 377 है दोस्तों, जिसे मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में बताया गया है। ये 299 आपराधिक मानववध क्या है, हत्या क्या है, हत्या के लिए दंड, ठीक है, दुष्प्रेरण क्या है, उसके बाद किसी को उकसाना, आत्महत्या करने के लिए आत्महत्या करना, आत्महत्या को मर्डर करना या हत्या का प्रयास करना, ठीक है, वो सारी यहाँ पर। उसके बाद महिला द्वारा गर्भपात कराना, ठीक है। उसके बाद ये सारे मानव शरीर से जो संबंधित अपराध है वो हमको धारा 16 में देखने को मिलेंगे।
अध्याय 16 में, और धारा 299 से 377 हमको सारी चीजें बलात्कार सारी चीजें हमको इस अध्याय में देखने को मिलेंगे, मानव प्रभाव डालने वाले विषय। ठीक है, ये अध्याय महत्वपूर्ण है। अध्याय 17 भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के संबंध में। ठीक है, ये भी चोरी होना, दुर्विनियोग होना, न्याय भंग होना, उद्यापन होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो 2 से 3 क्वेश्चन दोस्तों, 5 क्वेश्चन हमको इन 2 अध्याय में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है हमारा ये, और संपत्ति के विरुद्ध और मानव के विरुद्ध अपराधों के विषय में, ये दोनों चीजें आप एक टूक अच्छे से देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अध्याय 18, तो बात करता है दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों से संबंधित अपराधों के विषय में। ठीक है, दस्तावेजों पे जो दस्तावेज होते हैं, जो संपत्ति चिन्ह होती है, उनसे संबंधित अपराधों के विषय में है। ठीक है, धारा 463 से लेकर 489, 89 का तक। उसके बाद सेवा संविदाओं से संबंधित अपराधों के विषय में। ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति सेवा संविदा के अंतर्गत किसी व्यक्ति की रक्षा करता है, उसके यहाँ नौकरी करता है। ठीक है, और मान लो वो गंभीर बीमारी में प्रभावित हो गया, और ऐसा व्यक्ति उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर भागता है। ठीक है, जब उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है कि उसको अब इस समय उसकी देखरेख करना चाहिए, लेकिन देखरेख नहीं करने की वजह भाग जाता है और सेवा संविदा भंग करता है, तो इसमें दंड का प्रावधान किया गया है। इसकी धारा 190 490 में 491 में है, बाकी 90 और 92 निर्देशित कर दी गई, हटा दी गई है। इसमें एक धारा, इसको देख लीजिएगा, बस एक धारा है। अब दोस्तों महत्वपूर्ण हमारा चैप्टर आता है विवाह संबंधी अपराधों के विषय में, 493 से 498 द्वितीय विवाह के बारे में बताया जाता है, जार कर्म के बारे में सारी धाराएं यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी। इससे भी हमको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इससे भी आप देखेगा। उसके बाद ये 20 का पति या पति के नातेदार द्वारा पूर्णता का व्यवहार। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है दोस्तों, 498 का। ये हमें आईपीसी में भी, सीआरपीसी में भी और एविडेंस में भी इसको देखने को मिलती है। ठीक है, पति या पति के नातेदार द्वारा पूर्णता का व्यवहार करते हैं महिला के साथ। ठीक है, और 7 वर्ष से पहले उसकी हत्या हो जाती है दहेज संबंधी मामले को लेकर। ठीक है, तो उसे समझा जाएगा कि वो, या आप एक बार इसे देख लीजिएगा। आइए धारा 21, अध्याय 21 मानहानि के संबंध के विषय में। ठीक है, 499 से 502 मानहानि की परिभाषा 499, 500 में बताया गया है, 501 में बताया गया है विक्रय के बारे में, और 502 में बताया गया है शायद उत्कीर्ण, मतलब ऐसे चीजों को मतलब उत्कीर्ण करना, मतलब लिखना प्रदर्शित करना किसी चित्र के माध्यम से। ठीक है, ऐसी चीजों को बेचना प्रतिबंध किया गया है इन धाराओं के अंतर्गत। उसके बाद अध्याय 22, ये महत्वपूर्ण दोस्तों, आपराधिक अविश्वास अपमान शोक के विषय में। ठीक है, मान अपमान करना है किसी, इसके बारे में धारा 503 से 510 को, हाँ 503 से लेकर 510 तक की कुल धारा इसे बताई गई है। और अध्याय हमारा आखिरी है 23, अपराधों का प्रयत्न करने के विषय में, धारा 511 है। दोस्तों इस तरह हमारी 500 धाराएं 11 कंप्लीट होती है। इन अपराधों के बाद इन जो हमने चैप्टरों को देखा, इन चैप्टरों से संबंधित धाराओं में उनका प्रावधान किया गया है। आप कमेंट करिएगा तो हम अध्याय 1 से लेकर सारी धाराएं 23 तक और पूरी 511 धारा पढ़ा देंगे। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, संपत्ति में आप देख लीजिएगा दुर्विनियोग, न्यास भंग, उद्यापन, चोरी, डकैती, लूट, ये इसकी महत्वपूर्ण है। इसके बाद मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले यह अध्याय भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भी आप देख लीजिएगा हत्या। ठीक है, उसके बाद हमें कब बात कर रहा था अध्याय 4 के बारे में, अपवादों के बारे में। दोस्तों भी आप थोड़ा सा महत्वपूर्ण आपसे देखिए। उसके बाद मिथ्या साक्षी के बारे में भी थोड़ा देख लें आप, अध्याय 8 भी देख लें लोग, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। बाकी आप सुर्खी नजर मारें और ज्यादा से ज्यादा पुराने क्वेश्चनों को लगाएं आप, तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं और कहां से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा 1-2 नंबर हमारे जो आता है दोस्तों, वो आते हैं, क्या आते हैं, केस लॉ। ठीक है, तो इन धारा और अध्याय हम बात करें 2 में, तो दोस्तों इसकी धारा 34 महत्वपूर्ण है, सामान्य आशय। ठीक है, 149 हमारी सामान्य उद्देश्य, वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसा करता हूं मैं अगला वीडियो लाता हूं दोस्तों। अगले वीडियो में आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी धाराएं महत्वपूर्ण है और कौन कौन सी धाराओं को आपको स्पष्ट रूप से समझना और जानना है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम धाराओं को समझेंगे, जिसमें मैं सारी धाराएं बता दूंगा कि कौन कौन सी धारा महत्वपूर्ण है और इनसे क्वेश्चन बनते हैं और इनसे केस लॉ इन पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अभी दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा, और इससे संबंधित कुछ आप कुछ चाहते हैं मुझसे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जैसा भी होगा मैं करूंगा आपके लिए मदद। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।